बहुत बहुत स्वागत है आपका पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से देखेंगे। आज की क्लास में हम फाइनली बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैं होम साइंस का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये क्वेश्चन पेपर आपका माइनर वालों के लिए है। ये माइनर वालों के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पेपर जो है कुछ यूनिवर्सिटी में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ही एग्जाम होता है, तो मेजर माइनर दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए सभी प्रश्न आपको देख के जाना है। जैसा कि आपका अवध विश्वविद्यालय का आपका एग्जाम लगा हुआ है 18 जनवरी को, इसलिए RMLU के भी बच्चे जो है देख के जाएंगे। इसमें से बहुत सारे प्रश्न जो है आपको भी देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम में। चलिएगा, हम प्रश्न के पूरे पेपर की चर्चा किए ले रहे हैं। इसका आज मैं पूरा का पूरा सोल्यूशन कराने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आपको कहीं भी इसका उत्तर भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसका पूरा सोल्यूशन साथ में कराता चलूंगा। इसलिए सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, जो विद्यार्थी अभी तक लाइक ना किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इस चैनल पर BA BSc के ऑल सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसके अंदर से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। चलेगा, हम पेपर की ओर हम चर्चा किए ले रहे हैं। आपके 2 घंटे आपको करने का समय मिलेगा। आपको OMR सीट मिलेगी। जैसे आपने जो है फूड न्यूट्रिशन का आपने पेपर दिया होगा, सेम उसी तरह ये भी आपको OMR सीट मिलेगी। उसी पर आपको इन प्रश्नों का जो है गोला सही करना रहेगा। ठीक है, चलेगा, हम पेपर की चर्चा किए ले रहे हैं। ये जो आपका पेपर है, इसमें जो आपका पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, देख लीजिए जल्दी से कि मानव शरीर की जो है रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है। यदि इसकी हम बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव शरीर की जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है वो है कोशिका, सेल है। इसमें का पहला विकल्प एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका देखिए, कौन सा कोशिकांग जो है प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। यदि इसकी बात करें तो कौन सा जो है कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है, तो कौन जिम्मेदार है? राइबोसोम्स जिम्मेदार है। इसमें का तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि कौन सा जो है कोशिकांग कोशिका के पावर हाउस, ठीक है, यानी पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। तो इसके हम बात करें तो कौन सा जाना जाता है बच्चों? वो जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें का चौथा विकल्प एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि हरित क्रांति के जनक कौन है। हरित क्रांति के जनक कौन से हैं? यदि इसकी बात करें तो कौन जनक है? ग्रीन रेवोल्यूशन के जो इसके जनक फादर कौन है? ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके जो जनक हैं SS स्वामीनाथन जी हैं। SS स्वामीनाथन जो हैं वो हरित क्रांति के जनक हैं। इसमें का तीसरा विकल्प एकदम सही। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि CB गोपालन किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। CB गोपालन जो हैं किस क्षेत्र के योगदान के लिए प्रसिद्ध है बच्चों? तो वे प्रसिद्ध हैं फूड एवं न्यूट्रिशन के लिए। इसमें का जो है तीसरा विकल्प एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि आहार नाल में शामिल है। आहार नाल में क्या क्या शामिल है? मुंह भी शामिल है, एसोफेगस भी शामिल है, ग्राहड़ी भी शामिल है इसी में। इसलिए 6 नंबर क्वेश्चंस का बच्चों उपरोक्त सभी इसमें का एकदम सही ऑप्शन रहेगा, डी ऑप्शन इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि पेप्सिन पाचन में सहायता करता है। पेप्सिन जो है पाचन में सहायता करता है। किसके पाचन में सहायता करता है? प्रोटीन के पाचन में। ठीक है, इसमें का जो है पहला विकल्प एकदम सही, प्रोटीन। 7 नंबर क्वेश्चन का पहला विकल्प एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर दिया हुआ कि प्रोटीन पाचन की जो है सूक्ष्मतम इकाई कौन सी है। यदि इसकी बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। प्रोटीन पाचन की जो सूक्ष्मतम इकाई है, यदि हम इसकी बात करें तो ये 8 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ, इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा एमिनो एसिड एकदम राइट विकल्प रहेगा, क्योंकि प्रोटीन पाचन की जो सूक्ष्मतम इकाई है एमिनो एसिड है। ठीक है, अमीनो अम्ल है। इसमें का दूसरा विकल्प एकदम राइट। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो है दिख नहीं रहा सही से, इसलिए इन प्रश्नों को जो है इग्नोर करेंगे और आगे बढ़ेंगे जहाँ से प्रश्नों को दिख रहा है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो आदान प्रदान होता है फेफड़ों में होता है। ठीक है, इसमें का तीसरा विकल्प एकदम सही रहेगा, फेफड़ों में होता है। ठीक है, फिर पोषण एक प्रक्रिया है जिसमें शामिल है। पोषण एक प्रक्रिया है जिसमें शामिल है अवशोषण, स्वागीकरण, पाचन सभी शामिल है। इसलिए उपरोक्त सभी इसमें का राइट विकल्प रहेगा 12 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि कार्बोहाइड्रेट की लघुत्तम इकाई है। कार्बोहाइड्रेट की जो है लघुत्तम इकाई क्या है बच्चों? लघुत्तम इकाई कौन सी है? वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट की लघुत्तम इकाई है। इसमें का दूसरा विकल्प एकदम सही। फिर ग्लाइकोजन संचित होता है। ग्लाइकोजन जो है कहाँ संचित होता है? ये यकृत और मांसपेशी दोनों में संचित रहता है, इसलिए जो है उपरोक्त दोनों एकदम सही रहेगा इसमें का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा NIN का फुल फॉर्म क्या है। ये प्रश्न बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा ही।
NIN का फुल फॉर्म क्या है देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। NIN की यदि हम बात करें तो 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो NIN का फुल फॉर्म क्या होता है, वो होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें का जो है पहला विकल्प एकदम सही, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसको भी हम देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि सुपोषण से क्या तात्पर्य है। सुपोषण जो है न्यूट्रिशन से क्या तात्पर्य है, इसका मीन्स क्या होता है, न्यूट्रिशन मीन होता है बैलेंस पोषण, यानी बैलेंस न्यूट्रिशन। इसमें का सी विकल्प एकदम सही, तीसरा विकल्प इसमें का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि लौह तत्व की कमी से कौन सी बीमारी होती है। लौह तत्व की कमी से एनीमिया होता है। ये सभी मैंने फूड न्यूट्रिशन में मैंने आपको समझाया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया कि हमारे भोजन जो है हमारे शरीर में क्या कार्य करता है। भोजन जो हमारे शरीर में ऊर्जा भी प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता से भी प्रदान करता है, वृद्धि विकास के लिए भी सहायक है, इसलिए उपरोक्त सभी आला एवं इसमें का एकदम राइट रहेगा। फिर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी कैलोरी देता है बच्चों, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो होता है 4 कैलोरी देता है, 4 किलो कैलोरी देता है। मैंने आपको समझाया है 4 कैलोरी देता है। यदि 1 ग्राम यदि फैट होता, यदि 1 ग्राम फैट पूछेगा तो 1 ग्राम जो फैट होता है 9 कैलोरी देता है। काफ़ी मैंने इस पर समझाया है आपको फूड न्यूट्रिशन के पेपर में। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे कि कौन सा जो है प्रोटीन का स्रोत नहीं है। कौन सा बच्चों जो है प्रोटीन के सोर्स नहीं है। देखिए दूध, पनीर, दाल में सभी में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, लेकिन जो गेहूं होता है इसमें दूसरी प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, जिसको कह सकते हैं। इसलिए एक हिसाब से देखा जाए तो इसमें प्रोटीन ना के बराबर होती है, इसलिए जो है चौथा विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हो कि कौन सा जो है अंग श्वसन तंत्र का सही, यानी श्वसन तंत्र का नहीं है। कौन सा अंग जो है श्वसन तंत्र का नहीं है, यदि इसकी हम बात करें तो ये नासा, गुहिका और फेफड़े, श्वास नली, ये सभी अंग है श्वसन के, लेकिन ग्रासनाल जो है श्वसन का अंग नहीं है, ठीक है। इसलिए चौथा विकल्प इसमें का एकदम राइट रहेगा। श्वसन तंत्र की जो क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई कौन सी है, यदि इसकी हम बात कर ले तो ये जो प्रश्न आपका दिया हुआ है 22 नंबर क्वेश्चन के, श्वसन तंत्र की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई कौन सी है। यदि हम 22 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये है वायु कोष्ठिका। इसमें का पहला विकल्प एकदम सही रहेगा, वायु कोष्ठिका है, ठीक है। श्वसन तंत्र की जो क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई जो है वायु कोष्ठिका है, पहला ऑप्शन एकदम सही। ऑक्सीजन को सांस में लेना और CO2 को सांस के माध्यम से छोड़ने की प्रक्रिया जो होती है, कौन सी प्रक्रिया होती है, श्वसन तंत्र भी होती है, श्वसन प्रक्रिया भी होती है, इसलिए इसमें का जो है उपरोक्त दोनों एकदम सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। गैसों का जो आदान प्रदान होता है ये कहाँ होता है बच्चों, ये होता है फेफड़ों में, पहला ऑप्शन एकदम सही इसमें का। 24 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन एकदम राइट। फिर अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर दिया हुआ है कि परिसंचरण तंत्र में शामिल है। परिसंचरण तंत्र में कौन कौन शामिल है बच्चों, हृदय, धमनियाँ, शिराएँ सभी शामिल हैं, इसलिए उपरोक्त सभी इसमें का राइट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि एक सामान्य व्यक्ति के हृदय धड़कता है 72 बार धड़कता है, सभी को पता होगा, इसलिए 70 से 75 बार आप इसमें जो है कोट कर सकते हैं, एकदम सही रहेगा, पहला ऑप्शन ही लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आपका न्यूट्रिशन यानी NIN जो है कहाँ स्थित है। NIN कहाँ स्थित है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जो है इसका फुल फॉर्म है NIN का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल देखने को मिलेगा। इसके मुख्यालय पूछेगा ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है हैदराबाद में। ये भी फूड न्यूट्रिशन का ही क्वेश्चन ये भी है, इसमें का तीसरा विकल्प एकदम सही है, ये जो है हैदराबाद में स्थित है। कौन सा जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है। सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं बच्चों विटामिन और मिनरल्स होते हैं, इसलिए विटामिन इसमें का जो है राइट विकल्प हो जाएगा, दूसरा विकल्प एकदम सही। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगी पोषण सप्ताह का जो है समय अंतराल क्या है। पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है सितंबर में बच्चों, 1 से 7 सितंबर जो होता है ये पोषण दिवस के रूप में मनाया जाता है, पूरा एक वीक का। पहला विकल्प एकदम सही रहेगा, ये सितंबर में मनाया जाता है, बस सितंबर आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर दिया होगा कि किस माह को पोषण माह या फिर पोषण महीना कहा गया बच्चों, सितंबर को कहा गया है। यही प्रश्न भी इससे पहले भी पूछा गया था कि जो है पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है, सितंबर में मनाया जाता है। यदि पोषण सप्ताह यहाँ से फिर वही पूछा गया कि किस माह को पोषण माह कहा जाता है, महीना कहा जाता है पोषण, तो ये सितंबर को ही कहा जाता है, इसलिए दूसरा विकल्प एकदम सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि CFTRI जो है ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है मैसूर कर्नाटक में। पहला ऑप्शन एकदम राइट इसमें का 31 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगले प्रश्न में बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ 32 नंबर की, दूध में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं। दूध में उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है बच्चों, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लैक्टोज। सभी को पता होगा, बहुत ही इजी प्रश्न है ये। लैक्टोज उपस्थित रहता है, इसमें का दूसरा विकल्प एकदम सही। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि पानी द्वारा भोजन बनाने की विधि है। पानी द्वारा भोजन बनाने की जो विधि है बच्चों कौन सी है। उबालना भी विधि है, सिमरिंग विधि कौन सी इसमें से विधि बच्चों, इसमें का जो है उबालना ही है, जो है पानी द्वारा भोजन बनाने की विधि है, इसलिए पहला वाला ही ऑप्शन लगा दीजिएगा, एकदम सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि भोजन उबालने के लिए क्या तापमान है। 100 डिग्री का तापमान है, पहला विकल्प एकदम सही। अगला क्वेश्चन दिया होगा कि बेकिंग विधि है। बेकिंग विधि जो है ये कौन सी विधि है, यदि इसकी हम बात कर ले तो 35 नंबर क्वेश्चन का जो है ये है ड्राई हीट मेथड, पहला शुष्क विधि है, पहला ऑप्शन एकदम सही। कुछ इसमें से हो सकता है 1-2 प्रश्नों को जो है उत्तर गलत हो जाए, इसलिए आपको मैनेज कर लेना है। यदि आपको प्रश्न का 1-2 प्रश्न, मान लो कोई ऐसा तो हो नहीं सकता कि 1-2 प्रश्न ना मेरे से गलत हो, इसलिए जो भी आपको ऐसा लगता है कि ये प्रश्न में गलती की है मैंने, तो आप उसका कमेंट कर सकते हैं कि नहीं सर इसमें का जो है ये ऑप्शन सही होगा, फिर उसको हम देखेंगे बाद में। फिर अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे जो कि दिया हुआ 36 नंबर की जो बेसिक भोजन जो आपका होता है, बेसिक भोजन बनाने की जो मिश्रित विधि है वो कौन सी है। वो है रोस्टिंग सेविंग यानी स्टेविंग। रोस्टिंग स्टेविंग जो विधि है यही है ब्रेसिंग भोजन बनाने की मिश्रित विधि, इसमें का चौथा लगाइएगा, एकदम सही रहेगा 36 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगले प्रश्न में बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है कि कौन सा जो है कुकिंग विधि नहीं है। कौन सा जो है कुकिंग विधि नहीं है। गहरी तलने की विधि ये भी कुकिंग विधि है, बेकिंग पोचिंग ये सभी विधि है, लेकिन स्टॉक जो होता है बच्चों ये कुकिंग की विधि नहीं है, इसलिए इसमें का जो है चौथा विकल्प सही रहेगा। सूप तैयार किया जाता है। सूप कैसे तैयार किया जाता है बच्चों, यदि इसकी हम बात कर ले तो सूप जो तैयार किया जाता है स्टोव द्वारा तैयार किया जाता है। स्टोव में सभी सामग्री आपको मिल जाती हैं, इसलिए जो है इसमें का जो है इसमें का सी विकल्प आपको एकदम सही होना चाहिए इसमें का। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन का सी विकल्प सही होना चाहिए। फिर अगले प्रश्न में बढ़ेंगे कि अंकुरण प्रक्रिया में किस पोषक तत्व की वृद्धि होती है। अंकुरण प्रक्रिया में किस पोषक तत्व की वृद्धि होती है बच्चों, वो होती है विटामिन बी की। किसकी वृद्धि होती है, विटामिन बी की। तो विटामिन बी इसमें का कौन सा ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, ये दिया हुआ चौथा वाला ऑप्शन, क्योंकि थायमीन को जो बच्चों है ये विटामिन बी कहते हैं। थायमीन को जो है विटामिन बी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए से इसमें का जो थायमीन विकल्प एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि कौन सी जो है भोजन बनाने की शुष्क विधि नहीं है। कौन सी जो है भोजन बनाने की शुष्क विधि नहीं है, यदि इसकी हम बात करें तो ये जो है पोंचिंग जो है ये भोजन बनाने की शुष्क विधि नहीं है। ठीक है, इसमें उबाला जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि यानी विकास के क्षेत्र में शामिल है। विकास के क्षेत्र में जो है शारीरिक विकास, संज्ञात्मक विकास, सामाजिक, ये सभी शामिल हैं, इसलिए उपरोक्त सभी इसमें का राइट रहेगा ऑल ऑफ अबव। फिर अगला क्वेश्चन दिया कि कौन सी अवस्था जो है गर्भावस्था में शामिल नहीं है। कौन सी अवस्था जो है गर्भावस्था में शामिल नहीं बच्चों, तो डिब्ब अवस्था ये भी शामिल है, भ्रूण अवस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था ये सभी शामिल है, लेकिन शैशवावस्था जो है बच्चों ये गर्भावस्था से शामिल नहीं है। ठीक है, ये तो गर्भावस्था की बात की अवस्था है, ठीक है बच्चे की, इसलिए इसमें का जो चौथा विकल्प एकदम सही होना चाहिए। फिर वृद्धि क्या है, वृद्धि की यदि हम बात करें तो वृद्धि जो है मात्रात्मक है या फिर मापीय है, कौन सी है, यदि इसकी हम बात कर ले तो ये जो बच्चों ऑप्शन दिया हुआ 43 नंबर क्वेश्चन का, ये जो 43 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो ये जो है विकास का ही एक घटक है या फिर मापनीय है। देखा जाए वृद्धि जो है मापनीय है, ये भी हो सकता है, इसलिए उपरोक्त सभी लगाइएगा, एकदम सही होना चाहिए। फिर विकास होता है, विकास जो होता है बच्चों ये गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों होता है, इसलिए जो है तीसरा विकल्प लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि मानव में कितने क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं। मानव में जो है 23 जोड़े, सभी को पता होगा 23 जोड़े क्रोमोसोम उपस्थित होता है, तो 23 दूना 46 हो जाएगा, इसलिए पहला विकल्प एकदम सही रहेगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है
46 नंबर क्वेश्चन की स्त्री जनन तंत्र में शामिल है। स्त्री जनन तंत्र में शामिल है, क्या शामिल है? अंडवाहिनी भी शामिल है, अंडाशय भी शामिल है, गर्भाशय, सभी शामिल है, इसलिए उपरोक्त सभी एकदम राइट रहेगा इसमें का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि गर्भावस्था जाना जाता है, गर्भावस्था जो जाना जाता है ये क्या जाना जाता है? यदि इसकी बात करें 47 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जाना जाता है वृद्धि उछाल अवस्था के नाम से। पहला ऑप्शन एकदम सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसको देखेंगे कि हरलाख के अनुसार शैशवावस्था होती है। हरलाख के अनुसार जो शैशवावस्था जो होती है कितनी होती है बच्चों? वो होती है 14 दिनों की। कितनी होती है? 14 डेज की होती है। 14 डेज की मतलब होता है आपका यानी 2 वीक। 14 डेज का मतलब हो जाएगा 2 वीक यानी 2 सप्ताह, इसलिए पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, जन्म से 2 सप्ताह, ऑप्शन एकदम राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि शैशवावस्था माना जाता है। शैशवावस्था जो मानी जाती है यदि इसकी हम बात करें तो ये मानी जाती है पीरियड ऑफ डेफिशिएंसी, पहला ऑप्शन एकदम राइट रहेगा, पीरियड ऑफ डेफिशिएंसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया होगा कि बचपन अवस्था की विशेषता है। बचपन अवस्था की जो विशेषता है ये कौन सी विशेषता है? यदि इसकी हम बात कर ले तो ये जो है ये 50 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। इसमें का जो है सेल्फ सेंटर्ड यानी अपकेंद्रता सही होना चाहिए ऑप्शन, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि किसने कहा कि माता पिता के शारीरिक एवं मानसिक गुणों का अपने संतानों में यानी हस्तांतरण ही वंशानुक्रम है? ये किसने कहा था बच्चों? यदि इसकी हम बात करें तो ये कहा था जेम्स ड्रेवर ने। जेम्स ड्रेवर ने इसको कहा था, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि हरलाख के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था है। हरलाख के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था जो है कितनी है? इनके अनुसार जो है 2 से 11 वर्ष तक इन्होंने बाल्यावस्था को माना है, लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन उक्त नहीं दिख रहा, तो मेरे हिसाब से 2 से 6 वर्ष ही लगाइएगा, एकदम सही होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि बाल्यावस्था माना जाता है या फिर जाना जाता है। बाल्यावस्था जो जाना जाता है किस लिए जाना जाता है? 53 नंबर क्वेश्चन का जो है ये जाना जाता है प्री स्कूल एज के लिए, ठीक है, प्री स्कूल एज के लिए जानी जाती है, इसमें का दूसरा विकल्प एकदम सही होना चाहिए। फिर ICDS का फुल फॉर्म क्या होता है? ICDS के एकदम फुल फॉर्म की बात करें तो ये बिल्कुल प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 54 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ICDS का जो फुल फॉर्म होता है बच्चों यह होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, पहला ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। 54 नंबर क्वेश्चन का पहला विकल्प एकदम सही। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ कि गर्भस्थ शिशु के परिपक्व होने में कितना सप्ताह लगता है? यदि इसकी हम बात करें तो लगता है 38 सप्ताह है, 38 वीक का जो है समय लगता है, 38 वीक का। इसमें का जो है 34 यानी 55 नंबर क्वेश्चन का चौथा विकल्प एकदम सही। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि स्त्री जनन तंत्र में शामिल है। स्त्री जनन तंत्र में जो शामिल है 2 ओवरीज शामिल है, इसमें का दूसरा विकल्प एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 57 नंबर क्वेश्चन से कि कौन सा जन्म का प्रकार नहीं है? कौन सा बच्चों जो है जन्म का प्रकार नहीं है? ये प्रश्न देखा जाता है कि एक हिसाब से प्राकृतिक जन्म भी है, प्रकार है जन्म का, एक सिजेरियन भी है, और बच्चा जन्म देखा जाए तो ब्रीज जन्म, ये जो है इसमें का जो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए आपको देख लेना। ये प्रश्न आप लोगों के लिए मैं छोड़े दे रहा हूँ, कमेंट में बता देना। मेरे हिसाब से जो होना चाहिए ये जो है ये बच्चा जन्म देखा जाए तो जन्म का प्रकार कह सकते हैं, लेकिन ये भी ब्रीज जन्म भी जन्म का ही प्रकार है, लेकिन इसके केसेस जो है कम ही देखने को मिलते हैं, 2 से 4%, ठीक है। इसमें जो होता है ब्रीज जन्म जो होता है इसमें बच्चे का जो है उल्टा होता है। इसमें का कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए देख लीजिएगा, इसका मैं कमेंट में कर दूंगा। यदि इसका कोई भी मुझे जो है स्पष्ट है तो कोई भी मुझे उत्तर मिलता है तो मैं इसका कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। यदि आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा इसका आंसर, मैं उसको पिन कर दूंगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 58 नंबर क्वेश्चन की प्रसवपूर्व अवधि होती है। प्रसवपूर्व जो अवधि होती है ये कितनी होती है? 58 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। इसकी यदि हम बात करें तो ये होती है यानी गर्भधारण से जन्म तक की होती है, तीसरा विकल्प एकदम सही होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि हैप्पी यानी हैप्पीनेस जो होती है, खुशी जो होती है, खुशी में शामिल जो 3 ए होते हैं ये क्या है? ये है, पहला ए का मतलब होता है आपका एक्सेप्टेंस, दूसरा का होता है अफेक्शन, अचीवमेंट,
यानी स्वीकृत, स्नेह, उपलब्धि, ये सभी हैप्पीनेस में जो 3A होते हैं, इन तीनों का फुल फॉर्म कह सकते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी इसमें का राइट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि शैशवावस्था जाना जाता है, शैशवावस्था जो जाना जाता है किस लिए जाना जाता है, यदि इसकी बात करें तो ये जाना जाता है हैप्पीनेस पीरियड के नाम से। ठीक है, इसमें का तीसरा विकल्प एकदम सही रहेगा 60 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि पूर्व बाल्यावस्था में सामान्य संवेग है, पूर्व बाल्यावस्था में जो है सामान्य संवेग क्या है। 61 नंबर क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो इसमें जो है क्रोध, जिज्ञासा, ईर्ष्या सभी है, इसलिए डी वाला लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। फिर गर्भावस्था के लक्षण कौन कौन से हैं, यदि इसकी हम बात करें तो ये सभी इसके लक्षण है, कहीं ना कहीं देखा जाए, इसलिए उपरोक्त सभी आपको लगा देना है, एकदम सही रहेगा। फिर मनोवैज्ञानिक के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था माना जाता है, मनोवैज्ञानिक के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था जो मानी जाती है वो क्या मानी जाती है, वो मानी जाती है प्री स्कूल एज मानी जाती है। ठीक है, इसमें का जो दूसरा विकल्प एकदम सही रहेगा। और माता पिता के अनुसार जो पूर्व बाल्यावस्था मानी जाती है वो मानी जाती है टॉयज एज, यानी खिलौनों की उम्र मानी जाती है, पहला विकल्प रहेगा। माता पिता के अनुसार जो पूर्व बाल्यावस्था मानी जाती है वो मानी जाती है खिलौने की उम्र, और साइकोलॉजी के अनुसार मानी जाती है प्री स्कूल एज। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो कि संज्ञानात्मक विकास के घटक हैं, संज्ञानात्मक विकास के घटक की बात करें तो स्मृति, सीखना, ग्रहणशीलता सभी इसके घटक ही हैं, मेमोरी, लर्निंग, परसेप्शन, इसलिए डी लगाइएगा, उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट रहेगा। किस अवस्था को अतिव्यापी अवस्था कहते हैं, किस अवस्था को अतिव्यापी अवस्था कहते हैं। यदि 66 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पोवर्टी जो होता है इसी को जो है अतिव्यापी अवस्था कहते हैं, इसमें का तीसरा विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर दिया होगा किस अवस्था को सुनहरी अवस्था कहते हैं, किस अवस्था को सुनहरी अवस्था कहते हैं, तो कहते हैं चाइल्डहुड को, इसमें का जो है बचपने को कहते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, लेट चाइल्डहुड होना चाहिए इसमें का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि UNDP का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, यदि इसकी हम बात करें तो ये होता है यूनाइटेड नेशनल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आपका इसमें का तीसरा विकल्प एकदम सही रहेगा, देख लीजिएगा इसका फुल फॉर्म आप, ये आपका 68 नंबर क्वेश्चन है, एकदम राइट इसमें का विकल्प रहेगा ये। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट एज, ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है ऑलवेज निगेटिव ऑलवेज पॉजिटिव दोनों होता है, इसलिए ए व बी बोथ दोनों रहेंगे सही। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है, विकास जो है सतत चलने वाली प्रक्रिया है, निम्नलिखित में से कौन उक्त कथन को परिभाषित करता है, यदि इसकी बात करें तो ये परिभाषित करता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी को, ये जो है परिभाषित करता है, इसलिए इसमें का दूसरा विकल्प एकदम सही रहेगा, निरंतरता का सिद्धांत को परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है आपका डिसलेक्सिया बीमारी संबंधित है, ये जो बीमारी संबंधित है ये देखा जाए हिसाब से तो इसमें जो है अक्षरों को जोड़ने में जो है कठिनाई होती है, इसलिए आप इसको जो है मैथमेटिकल जो है डिसऑर्डर आप कह सकते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर किंडरगार्टन की अवधारणा की रचना किसने की है, यदि इसकी बात करें तो किंडरगार्टन की अवधारणा की जो रचना है किसने की है। 72 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसकी जो रचना की है फ्रेडरिक फ्रोबेल ने की है, फ्रेडरिक फ्रोबेल ने की है। इसमें का जो फ्रोबेल आपको दिख रहा होगा, इनका पूरा नाम जो है फ्रेडरिक फ्रोबेल है। इन्होंने जो है 1840 ईस्वी में जर्मनी में जो है किंडरगार्टन की स्थापना की है पहली बार। ठीक है, पहला आप इसमें का चौथा ऑप्शन एकदम सही रहेगा फ्रोबेल, इनका पूरा नाम जो है फ्रेडरिक फ्रोबेल है। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे फिर निम्नलिखित में से कौन जो है बालक के शरीर विकास को अंकित करता है, यदि इसकी बात करें तो कौन सा जो है बालक के शरीर के विकास को अंकित करता है, यदि इसकी बात करें तो क्वांटिटेटिव करता है, मात्रात्मक जो है अंकित करता है, इसलिए इसमें का तीसरा विकल्प जो है एकदम सही रहेगा 73 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया 74 नंबर की सीखना संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर होता है, ये होता है ऑलवेज होता है, हमेशा सदैव रहता है, हमेशा रहता है, इसमें का पहला जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा ऑलवेज। सीखना जो है संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर होता है, ऑलवेज रहता है, हमेशा रहता है, तीसरा विकल्प एकदम सही। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 12 साल के बच्चे के सामाजिक विकास के
लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। ये यदि उपयुक्त स्थान की बात करें तो स्कूल ही उसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान माना गया है, इसलिए इसमें का जो है तीसरा विकल्प एकदम सही रहेगा। पूरा का पूरा मैंने आपको पेपर सॉल्व करा दिया, पूरा 75 नंबर का आपका पूरा का पूरा प्रश्न पत्र था ये। देखिए अवध विश्वविद्यालय का वो पेपर जैसा ही हो जाता है, विद्यार्थियों से निवेदन है कि अपना जो पेपर है मुझे टेलीग्राम पर जरूर भेज दें, क्योंकि मेरे पास इस बार बहुत सारे सब्जेक्टों के पेपर मेरे पास ना होने के कारण मैं पेपर नहीं सॉल्व पा रहा हूँ। इसलिए यदि सभी विद्यार्थी भेज देंगे सभी सब्जेक्ट के पेपर तो अगले साल भी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसलिए सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि अपना पेपर जरूर मुझे टेलीग्राम पर भेज दिया करें। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।